साथियों, हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में, जिस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा एक पारित दमनकारी कानून था, जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने और उनको हिरासत में लेने की व्यापक शक्तियां प्रदान की थी। तो ये जो दमनकारी रॉलेट एक्ट था, यानी कि जिसे कि 1919 का अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है, इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और क्षेत्र, धर्म, जाति और वर्ग के भेदों को तोड़ते हुए लाखों भारतीयों को इसने एकजुट कर दिया। तो ये जो 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, जिसे कि 30 मार्च 1919 को महात्मा गांधी के द्वारा प्रचारित किया गया और उसी दिन इसे इसकी नींव रखी गई, तो यह ब्रिटिश दमन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की अहिंसक सविनय अवज्ञा की अग्रणी तकनीक का पहला बड़े पैमाने पर संगठित प्रयोग था। और हालांकि जब विरोध प्रदर्शन हुए थे, इनका क्रूर दमन किया गया, विशेष रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसी के बाद, तो इसकी वजह से जो रॉलेट सत्याग्रह था इसको अपने चरम पर ले गया, जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया। अब इस अधिनियम की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, तो ये जो रॉलेट एक्ट है, इसकी नींव जो है सन 1915 में पड़ी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था। तो उस समय एक सेडिशन कमेटी बनाई गई या राजद्रोह समिति बनाई गई थी। हालांकि भारत रक्षा अधिनियम को एक अस्थायी युद्धकालीन उपाय के रूप में बनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसे कि राजद्रोह समिति कहा जाता है, ने ऐसी दमनकारी शक्तियों को जारी रखने की सिफारिश की। तो इसे ब्रिटिश गाजर यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 और छड़ी रॉलेट अधिनियम नीति के एक साधन के रूप में माना जा सकता है। तो रॉलेट समिति की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट अधिनियम को मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की जोरदार विरोध के बीच जल्दबाजी में पारित कर दिया जाता है और इसमें वादे का उल्लंघन किया गया। नागरिक स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा किया गया विश्वासघात माना जाता है, जिन्होंने युद्ध के बाद भारत के समर्थन और संसाधनों के बदले राजनीतिक सुधारों का वादा किया था। इसके बजाय इन्होंने क्या किया, दमनकारी नए कानून के माध्यम से अपनी पकड़ और मजबूत करने का देश में विकल्प चुना। समाज के सभी वर्गों के भारतीय जो थे आक्रोशित थे, जिससे पूरे देश में व्यापक आंदोलनों की नींव पड़ गई। अभी जो रॉलेट अधिनियम 1919 था, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, तो जो ब्रिटिश सरकार थी ये आतंकवाद और क्रांतिकारी गतिविधियों के खतरों को लेकर चिंतित थी और रॉलेट एक्ट को इन खतरों को दबाने के एक तरीके के रूप में ये मान रहे थे। रॉलेट एक्ट में कई ऐसी विशेषताएं थी जिनकी भारतीयों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। तो ये जो रॉलेट एक्ट 1919 था, इसने बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। इसके तहत कथित राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था और इस प्रकार की जो प्रशासनिक हिरासत है, इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाती थी। और इसने राजद्रोह के मामले में जूरी के बिना कैमरा ट्रायल को अधिकृत किया, जिससे न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता से गंभीर रूप से समझौता हुआ। इसमें कड़ी सेंसरशिप डाली गई, चरमपंथी प्रकाशनों पर नियंत्रण किया गया और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सत्याग्रह का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। तो इन्होंने राष्ट्र से अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अनुशासित विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों से हड़तालों, आर्थिक बहिष्कार और असहयोग आंदोलन के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट विरोध दिखाने का आग्रह किया और पहला सबसे बड़ा जन विरोध प्रदर्शन 30 मार्च 1919 को आयोजित किया गया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस समय गांधी जी देश भर में यात्रा करते हैं और सत्याग्रह सभाओं की स्थापना करते हैं, समर्थन जुटाते हैं और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाते हैं। गांधी जी ने पहली बार अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कार्रवाइयों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी दबाव बनाने के लिए जन विरोध की तकनीकें अपनाई। जो सत्याग्रह सभा थी, एक संगठनात्मक कदम के रूप में इन्होंने संगठनात्मक कदम के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया। गांधी जी ने बंबई में पहली सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके बाद दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात और अन्य स्थानों पर सत्याग्रह समितियों का भी गठन किया। इसके अलावा इन्होंने बिहार में भी किया। बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया और कुछ अन्य स्थानों पर भी इन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया। और
गांधी जी को इसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, डॉक्टर M A अंसारी, डॉक्टर सफेदुन किचली, डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी श्रद्धानंद, हसन इमाम जैसे लोगों ने इनको समर्थन प्रदान किया, है ना। और जब इसके बाद हिंसा की कुछ घटनाएं हुई और जब उसकी परिणति जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ, तो इन्होंने इसे मतलब वापस ले लिया, यानी खत्म कर दिया, है ना। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया कि जो मेरा ये जो सत्याग्रह है ये हिमालयी भूल है, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय जनता है इन्हें सत्याग्रह के तरीके सीखने पड़ेंगे, उनको सिखाने होंगे। अब थोड़ी सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी अगर हम बात कर लें, तो अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की गई। और फिर क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल डायर ने अमृतसर में स्थानीय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इससे विरोध जो है प्रदर्शन और भड़क उठा। फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ कि दोनों नेताओं की रिहाई को मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। सैनिकों ने शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे कई लोग मारे गए और जनता में आक्रोश फैल गया। फिर क्या होता है 13 अप्रैल 1919, जो कि काला दिन है भारतीय इतिहास का। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा के लिए 15,000 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं। इनमें अधिकांश जो स्थानीय निवासी और स्वर्ण मंदिर दर्शन के लिए आए हुए तीर्थयात्री थे। तो जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर होता है, इसने ये सैनिकों के साथ पहुंचता है, जो निकास मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देता है और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया। और यह गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चलती है, जिसके परिणामस्वरूप 1,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और 1,500 लोग घायल होते हैं। इसके बाद नरसंहार के 2 दिन बाद लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, गुजरात और लायलपुर सहित 5 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ की घोषणा का उद्देश्य ये रहता है, या ये बताते हैं वायसराय, कि क्रांतिकारियों गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर तत्काल कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने का अधिकार देता था। और नरसंहार की खबर पूरे देश में फैलते ही टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। अब 14 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की जाती है, गठन किया जाता है। और इसने फैसला ये आता है कि जो हंटर रिपोर्ट है, इसने ब्रिगेडियर जनरल डायर की कार्रवाइयों को अनुचित बताते हुए उनकी आलोचना करते हैं और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उन पर जो अन्य दोषी थे उन पर कोई गंभीर दंड नहीं लगाया गया, है ना। तो इसमें इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।